Assalamualaikum. Today we are discussing the next lecture of this chapter, that is indirect acting cholinergic agonist. स्टार्ट करते हैं इसको बगैर टाइम वेस्ट के। पहले हम समझेंगे लफ्ज़ एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी दवा या केमिकल जो बॉडी में जाए, बॉडी में जाके किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे और वही काम शुरू करवाए जो हमारी बॉडी का नेचुरल केमिकल कर रहा था, जो इस रिसेप्टर पर लग गया। ठीक है, बस उसी काम की नकल करे, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए कोलिनर्जिक का लफ्ज़ जो है हमारे पास, ये किससे ताल्लुक़ रख रहा है, बेसिकली हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं कोलिनर्जिक। हर वो दवा जिसम में जाए, जिसम में जाकर क्या करे, एसिटाइल कोलिन के असर को बढ़ा दे, एसिटाइल कोलिन के असर को बढ़ा दे, या फिर क्या करे, एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करे, उसे हम क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये इस हेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना कि इनडायरेक्ट एक्टिंग है क्या। देखिए डायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, पहले समझते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेसिकली हमारे पास ये जाएंगे और जाके क्या करेंगे, इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर था, यहाँ पर आके लगना था एसिटाइल कोलिन में। ठीक है, लेकिन यहाँ जाके खुद लग जाएंगे, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये खुद रिसेप्टर को टच भी नहीं करे, ये सिर्फ उस एंजाइम को ब्लॉक करें, वो एंजाइम जो कि क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। अब फर्ज करें ये एंजाइम जो मैं सर्कल बना रही हूँ, ये क्या है, हमारे पास एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस है। अब इस एंजाइम को क्या कर दिया गया, फर्ज करें ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि इस ड्रग ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बहुत सारे एंजाइम थे, इनके सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला कोई है, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन पीछे टूट नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मली तो सेकंड्स के अंदर टूट जाता है ना। ठीक है, ये टूट नहीं रहा, तो एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग। इस रिसेप्टर को टच भी नहीं किया रिसेप्टर को, बस क्या किया, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी को इनडायरेक्टली बढ़ा दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेरेस कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। फिर आगे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है हमारे पास, कि जब ये दवाई क्या करेगी, एंजाइम को ब्लॉक करेगी। ठीक है, जब एंजाइम को ब्लॉक करेगी तो ये इरिवर्सिबल तरीके से करेगी। इरिवर्सिबल तरीके का मतलब क्या है, एक बार एंजाइम ब्लॉक हो गया तो वो एंजाइम दोबारा आज़ाद नहीं हो पाएगा। हमने पीछे जो ड्रग पढ़ी थी वो क्या थी, वो रिवर्सिबल थी, यानी कि वो एंजाइम को ब्लॉक करी थी, कुछ वक्त के बाद एंजाइम फ्री हो रहा था ना, ऐसा ही था, वो रिवर्सिबल थी। लेकिन ये हमारे पास क्या होंगी, इरिवर्सिबल। इट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेक्चर्स। अब इसके बाद फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैव द कैपेसिटी टू बाइंड कोविलेंटली टू द एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस एंजाइम। पहले समझते हैं, देखें ऑर्गेनोफॉस्फेट जो लफ्ज़, इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट, इसका मतलब पता होना चाहिए, देन हम आगे मूव करेंगे। देखिए ऑर्गेनो का मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। फॉस्फेट का मतलब क्या है, इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा आपको फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखेगा, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो केमिकल्स हैं ये मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं। ठीक है, इंसान ने खुद बनाए पावरफुल केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पर क्या करते हैं, बहुत गहरा असर डालते हैं। देखिए हमने जो पीछे पढ़े थे न्यूस्टिग्मिन फाइलस्टिग्मिन वगैरह, ठीक है, उनमें और इनमें बहुत डिफरेंस है। वो हमारे पास से रिवर्सिबल, यानी कि वो एंजाइम से जुड़ के एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस एंजाइम से जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। ऐसा ही था ना, एंजाइम से अलग हो रहे थे, एंजाइम फ्री हो रहा था। लेकिन हमारे पास जो ये हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हमारे पास होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार जुड़ गए, एक बार एंजाइम से जुड़ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस एंजाइम है, इससे जुड़ गए एक बार, तो ये दोबारा इस एंजाइम को छोड़ेंगे नहीं, क्या कर लेंगे, पकड़ के रखेंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो फाइव स्टिग्मिन न्यू स्टिग्मिन वगैरह थे, वो क्या थे, बस कार्बोमिक एसिड डेरिवेटिव थे, यानी कि उनके आपको स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा था, कार्बोमिक एसिड दिख रहा था, कार्बामिक एसिड, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट की, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिखेगा यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, और हमारे पास जो इनका असर था, फाइव स्टिग्मिन न्यू स्टिग्मिन का असर जो था, वो तो टेम्परेरी असर था। ठीक है, हम दिन में 2-3 बार डोज इनटेक कर रहे थे, ऐसा ही था ना। जबकि इस पर हमारे पास क्या होगा, इसका जो असर होता है वो हमारे पास परमानेंट होता है, यानी कि जब इस एंजाइम को इसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, जब तक एंजाइम जिंदा है तब तक हमारे पास इसका असर रहेगा। अब इसके बाद जहन में सेकंड क्वेश्चन आ सकता है हमारे, कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पास ये हैं, क्या इनमें कितनी कितनी ड्रग्स हैं। ठीक है, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए अगर हम बात करें, इनका जो मेडिकल थेराप्यूटिक यूज़ है ना, वो बहुत ही कम ड्रग्स हैं। ठीक है, इनमें जो कि मेडिकली यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत क्या है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत क्या होती हैं, बहुत टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इनमें हमारे पास एक एको थायोफेट, तो आगे पढ़ेंगे हम इकोथायोफेट। ठीक है, ये जो ड्रग हमारे पास, ये अकेली ऐसी ड्रग है जो कि ऑप्थेल्मिक, यानी कि आंखों के इलाज में हम इस्तेमाल करते हैं ग्लोकोमा के मरीज़ में, जिसमें क्या होता है, हमारे पास आंख के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, वही बात कि इसमें क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में आपको फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इकोथायोफेट हमारे पास एक अकेली है ऑर्गेनोफॉस्फेट में, जो कि हम ग्लोकोमा के इलाज में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी हमारे पास जो पेस्टिसाइड है वो तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड वगैरह, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मालाथोइन हमारे पास हो गई, पैराथोइन हो गई, ठीक है। ये क्रॉप्स वगैरह में, खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं ताकि उनको फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचा सकें, ठीक है। लेकिन ये जहर है इंसानों के लिए, ठीक है, इंसानों के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है नर्व गैसेस, ठीक है, जिन्हें हम नर्व एजेंट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बहुत ही ख़तरनाक और सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ऑयल लाइक लिक्विड होता है, ठीक है, और ये सीधा इंसानी जो नर्वस सिस्टम है उस पर हमला करते हैं। इनकी हल्की सी भी फॉर एग्जाम्पल हल्का सा ड्रॉप गिर गया, इवन सिंगल ड्रॉप गिर गया, वो भी इंसानों को मारने के लिए काफ़ी होता है। आप सोच लें कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है नर्व एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी में काम देखें कैसे करते हैं। नॉर्मल हालत में अगर हम बात करें हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है कि एसिटाइलकोलिन ने काम किया, एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम आएगा, फ़ौरन से क्या कर देगा, एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा ताकि मसल जो है या कोई भी काम जो हो रहा था वो क्या हो जाए, थोड़ी देर के लिए इसको रिलैक्सेशन मिल जाए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन नर्व गैस क्या करते हैं हमारे पास, जैसे हम बात करें सारिन हो गया, ठीक है, और VX हो गया, ये सुमान वगैरह हो गया, इनके नाम है, ठीक है, सारिन वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जिसम में दाखिल हुई, ठीक है, और दाखिल होकर क्या कर देंगे, एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम को क्या कर देंगे, परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, परमानेंटली ब्लॉक। एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम जब परमानेंटली ब्लॉक हो गया तो पूरे जिस्म में क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन का फ्लड आ गया, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस के मशहूर सिम्टम्स हैं जिसको हम याद करते हैं स्लश से, SLUDGE, यही होता है ना, SLUDGE, ठीक है। ऐसे क्या होता है, सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा थूक आने लगेगी, सलाइवा, लैक्रीमेशन, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे होंगे आंखों से, यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होगा, डिफिसेशन यानी कि जो पाखाना होगा, यूरिन जो हमारा फेसिस हैं वो निकल रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें जी से, यानी कि GI डिस्ट्रेस हो गया, पेट में शदीद दर्द हो रहा होगा, उल्टी वगैरह वाली कंडीशन हो रही होगी, इमेसिस यानी कि वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से, अब इसका डेथ का रीज़न क्या होगा, क्योंकि इंसानी जिस्म में क्या है हमारे पास कि जो सांस के मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी बहुत आता है। और हम जानते हैं कि मसल क्या होते हैं, पहले एक साथ पहले ट्विचिंग होगी, फड़फड़ाएंगे, फिर एकदम पैरालाइज हो जाएंगे। जब सांस वाले मसल डायफ्राग्राम भी क्या हो गया हमारे पास, पैरालाइज हो गए, और लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास, म्यूकस बन चुका है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत हाई है, तो इंसान जो होगा हमारे पास वो सांस ना लेने की वजह से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, टाबून हमारे पास एक नर्व एजेंट है जो कि पहली बार डिस्कवर हुई थी 1930s में, जर्मनी में बनाई गई थी। ये इंसेक्टिसाइड वगैरह पर रिसर्च हो रही थी, इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बनाई जा रही थी, तो एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी कि ये क्या कर सकती है, इंसानों के लिए भी इतना शदीद हद तक रिएक्शन कर सकती है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग हैं, तो ताकि पता होना चाहिए आप लोगों को, तो ये हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम थे, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट को बहुत कम ड्रग्स दिखाई देंगी क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि इसमें बेसिकली लिखा क्या जा रहा है। देखिए हमारे पास, हम ये बात ज़हन में रखिएगा, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स हैं ये इरिवर्सिबल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन से ही इरिवर्सिबल बन जाती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको इस तरीके समझें, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग है, सर्किल में बना रही हूँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग है, ठीक है, और मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास है एंजाइम, स्टार में क्या है, एंजाइम, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग ने क्या कर दिया, एंजाइम को पकड़ लिया, ठीक है, एंजाइम को पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, तब तक इसने सिर्फ पकड़ा हुआ है। अगर हम इसका कोई एंटीडोट देंगे, ठीक है, तो हम इस चीज़ को, एंजाइम को आज़ाद करवा सकते हैं, ठीक है, आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन अगर 4 मिनट 5 मिनट यानी कि टाइम पीरियड गुजरता गया, 1 घंटा हो गया, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड था एंजाइम का और ऑर्गेनोफॉस्फेट का, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, परमानेंट, क्या हो जाएगा, परमानेंट। आई थिंक अब बात क्लियर हो होगी, ठीक है। तो हर ड्रग के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट, जितने भी हमारे पास ड्रग्स आती हैं, जितने भी केमिकल्स आते हैं, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है इस एंजाइम का पक्का बॉन्ड बनाने का, वो अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका था 2-3 मिनट, ये 2-3 मिनट तक ये हल्का हल्का बॉन्ड है, 2-3 मिनट के बाद ये बॉन्ड का हो जाएगा परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है, और ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, इसने जब बॉन्ड बनाया एंजाइम के साथ, तो ये तकरीबन फॉर एग्जाम्पल ले रही है 4 या 5 मिनट ले रही है, 5 मिनट ले रही है फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट तक जो बॉन्ड है हल्का हल्का है। अगर हम चाहें एंटीडोट देके क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि ये बॉन्ड परमानेंट स्लोली होता है, ठीक है, यानी कि कुछ वक्त लग रहा है। इसी चीज़ को हम कहते हैं एजिंग, क्या कहते हैं, एजिंग।
अब फ़र्ज़ करें किसी पर्सन की बॉडी है, उसमें क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पास जो ड्रग्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंजाइम को बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब लेकिन स्टार्टिंग का माहौल है, अभी टाइम इतना नहीं गुजरा, 1 मिनट 2 मिनट इतना गुजरा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास तरीका है, एंटीडोट है, ठीक है। एक हमारे पास है एट्रोपिन। एट्रोपिन बहुत मशहूर है, हम जानते हैं कि एट्रोपिन क्या है। एट्रोपिन एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग मतलब क्या, ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर बॉडी पे है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर वहाँ पर जाएगी, उन मस्कुलिनिक रिसेप्टर से क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी तो हाई है ना, तो एसिटाइलकोलिन को धक्का देके यहाँ पर खुद लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वहाँ पर खुद लग जाएगी, ठीक है। यानी कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे ये सिर्फ काम करती है, याद रखिएगा, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन को वहाँ पर हटा के खुद लग जाएगी। एक तो ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास एक और एंटीडोट जो है वो है हमारे पास प्रालीडोक्सीन, PRALIDOXIME, प्रालीडोक्सीन 2PM जिसको बोलते हैं, 2PAM, ठीक है, रीएक्टिवेटर। अच्छा, ये हमारे पास क्या करता है, ये जो इसका ऑर्गेनोफॉस्फेट के स्ट्रक्चर में होता है ना, फॉस्फेरस और ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको तोड़ता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट है, मेरे पास ये है एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड था फॉस्फोरस ऑक्सीजन के दरमियान, इस बॉन्ड को क्या तोड़ेगा, प्रालीडोक्सिन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर रहा ही नहीं वैसा, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, आज़ाद। एंजाइम ने जो उसको पकड़ा हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आज़ाद, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन ये काम तभी होता है, तभी होगा अगर एजिंग ना हुई हो, यानी कि ये परमानेंट बॉन्ड ना बना चुका, ठीक है। अभी 1 मिनट गुजरा था, हमने ये काम करके क्या कर लिया, एंजाइम को आज़ाद करवा लिया, लेकिन अगर 5 मिनट 6 मिनट गुजर चुके हैं तब ये काम किया गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग था, इसने एंजाइम को परमानेंटली होल्ड कर लिया है, मजबूती से पकड़ लिया है। अब समझेंगे हम कि जो एजिंग है, एजिंग का प्रोसेस आखिर होता कैसे। देखें, ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी को ही हम लेके चलेंगे, इसी को हम समझेंगे कि ये है क्या आखिर। देखें, जब ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल जब पहली बार बॉडी में दाखिल हुआ तो उसके पास क्या चीज़ें होंगी, उसके पास 4 चीज़ें होंगी, 4 थिंग्स होंगी। एक चीज़ होगी सेंट्रल फॉस्फोरस, बीच में क्या दिख रहा होगा, फॉस्फोरस। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या दिख रही होगी आपको, कि डबल बॉन्ड क्या अटैच्ड होगा, सल्फर या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। इसका आपको क्या दिख रहा होगा, अल्कोक्सी ग्रुप दिख रहा होगा। अल्कोक्सी ग्रुप मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा कोई भी अल्काइल, यहाँ मिथाइल भी हो सकता है या फिर इथाइल, यानी कि CH3 भी हो सकता है या फिर C2H5P हो सकता है, ठीक है। एक अल्कोक्सी ग्रुप, सेकंड अल्कोक्सी ग्रुप, 2 अल्कोक्सी ग्रुप दिख रहे होंगे। फिर आपको क्या दिख रहा होगा, लिविंग ग्रुप दिख रहा होगा। लिविंग ग्रुप यहाँ पर जो होगा, यानी कि यहाँ पर फ्लोराइड भी हो सकता है या फिर यहाँ पर नाइट्रोफिनाइल भी हो सकता है। देखिए, फॉस्फोरस पर अटैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को भाई क्यों नहीं हटा रहे हैं, देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रूल है कि वो ग्रुप सबसे पहले अलग होगा जो निकलने के बाद क्या कर सके, अपने ऊपर खुद से क्या कर सके, नेगेटिव चार्ज को आसानी से संभाल सके, स्टेबलाइज कर सके। देखिए, अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप वीक बेसिस होते हैं यहाँ पर, यानी कि जैसे हम बात करें फ्लोराइड, जैसे हम बात करें नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या हो रहे हैं, लेकर जब अलग हो रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इनको कि ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। और जो ऑक्सीजन हमारे पास है, अगर ये अलग होने लग जाए या फिर ये मेरे पास, देखिए, फॉस्फोरस तक पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता में इख्तियार कर सकते हैं। अगर हम इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, ठीक है, जब इन अल्कोक्सी ग्रुप को अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिकली अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा ना, CH3O नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अल्कोक्साइड क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और अनस्टेबल आयन है, ठीक है, इसलिए ये बैड लिविंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या हमारे पास था, ये हमारे पास क्या था, वीक बेस था, ठीक है, डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल आयन है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल नहीं सकता। तो एक ही रास्ता है कि भाई क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। सारे नर्व एजेंट का जो लिविंग ग्रुप था वो था फ्लोराइड। जो पैराथोइन पेस्टिसाइड होते हैं हमारे पास, उनका जो लिविंग ग्रुप होता है वो होता है नाइट्रोफिनाइल, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब लिविंग ग्रुप निकल गया तो हमारे पास जो फॉस्फोरस होगा, ये फॉस्फोरस सीधा क्या करेगा, जो एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम होता है ना, उसके सीरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। फॉर्स में मेरे पास ये है एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, सीरीन अमाइनो एसिड, ठीक है, उसका जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, उससे क्या कर लेगा, ये क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो होता है हमारे पास, देखें, जो लिविंग ग्रुप होता है ये एंजाइम बाइंडिंग के वक्त निकल जाता है। एंजाइम जब बाइंड हो रहा है इससे, ठीक है, तब निकलता है, फौरन निकल जाएगा। इस स्टेज पर जो एंजाइम होता है इनहिबिट तो हो जाता है, लेकिन एजेड नहीं कहलाएगा। यानी कि हम अगर दवाई इस्तेमाल करें, 2PAM इस्तेमाल करें, जो हमने बात की थी, वो ड्रग इस्तेमाल करें, तो वो दवाई काम कर लेगी और क्या कर लेगी, एंजाइम को आज़ाद करवा सकती है, ठीक है। एजिंग का जो प्रोसेस होता है
वो आगे चलकर होगा। देखें, जब लीविंग ग्रुप निकल गया और ऑर्गेनोफॉस्फेट एंजाइम से चिपक भी गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एजिंग का रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखें, अभी तक ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो हमारे पास ये अल्कोक्सी ग्रुप थे, अल्काइल ग्रुप थे, ये इसके पास ही हैं, ऐसा ही है ना। देखें, हमारे पास अगर ये इसके पास है तब तक ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर हम ड्रग दे देंगे 2 PM दे देंगे, जैसे प्रालिड्रोक्सिन बात की थी हमने, वो ड्रग दे देंगे, ठीक है, तो काम कर जाएगी। लेकिन जब हमारे पास एक बार जब ये अल्कोक्सी ग्रुप अलग हो गए, ठीक है, तब हमारे पास ये ड्रग काम नहीं कर पाएगी। देखिए, ये अलग कैसे होता है, टाइम गुजरता है, या अब हर ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए अलग होता है, किसी के कुछ मिनट्स होंगे, किसी के कुछ घंटे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनोफॉस्फेट कि कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है। जो एक्टिव साइट्स में आपको दिख रहे हैं पानी आसपास होगा, और जो एसिडिक रेजिड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। आसपास तो पानी है ना बॉडी में, ठीक है, तो ये इस अटैक से क्या होगा, जो ऑक्सीजन और अल्काइल के दरमियान जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप थे, अल्काइल था, मिथाइल था, जो भी था, यहाँ से टूटकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, टूट गया, ठीक है। अब इस बॉन्ड के टूटने को हम क्या कहते हैं, डी अल्काइलेशन। डी अल्काइलेशन, डी मतलब बगैर, अब अल्काइल के बगैर हो गया ये स्ट्रक्चर। अब जब ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप निकल चुके हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो अपना ऑक्सीजन के पास ही छोड़ जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, एक फुल नेगेटिव चार्ज जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज के बनने को हम क्या कहेंगे, एजिंग कहेंगे, ठीक है। अब बात क्लियर हो रही है ऐसा ऐसा कि एजिंग क्या होता है। अब क्या हो गया, हमारे पास एजिंग हो गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, दो चीज़ें होंगी जो कि रिएक्टिवेशन को हमेशा के लिए क्या कर देंगी, रोक देंगी। पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, कि जो हिस्टिडीन हमारे पास होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंजाइम की एक्टिव साइट में, ये एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट में क्या होता है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन कहाँ होता है भाई, हम तो जानते हैं एंजाइम में दो साइट्स हैं, एक थी एनायनिक साइट, यानी कि दो सीट थी, एक एनायनिक सीट थी और एक थी स्टीरेटिक सीट, है ना। तो स्टीरेटिक सीट के अंदर ही होता है हमारे पास हिस्टिडीन, ठीक है। वहाँ पर हिस्टिडीन में क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो नया ये जो नाइट्रोजन ऑर्गेनोफॉस्फेट का ये जो नया ऑक्सीजन बना है ना नेगेटिव चार्ज वाला, ये क्या करेगा हमारे पास, ये ईजिली इस हिस्टिडीन वाली जो स्टीरेटिक साइट है उसमें जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मेन टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है इकोथायोफेट का, ठीक है। अब इसका पहली हेडिंग है कि मैकेनिज्म एक्शन, यानी कि ये ड्रग किस तरीके से काम करती है। इकोथायोफेट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट कोवेलेंटली बाइंड to its phosphate group to the serine OH group at the active site of the acetylcholine esterase enzyme। फॉर सेवन मेरे पास क्या है, ये एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस एंजाइम है, ठीक है। हम जानते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस एंजाइम की दो मेन एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है एनायनिक साइट जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और एक होती है स्टेरेटिक साइट, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो इकोथायोफेट ड्रग है ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये स्टार वन है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो बॉन्ड होगा, ये जब बाइंड होगा इस एंजाइम से, तो होगा क्या, ये कोवेलेंटली बॉन्ड होगा, यानी कि ये क्या करेगा, परमानेंटली इसको क्या कर देगा, एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीरीन OH ग्रुप, हम जानते हैं कि सीरीन OH ग्रुप कहाँ होता है, इस यहाँ पर जो स्टेरेटिक साइट है यहाँ पर क्या होता है, सीरीन OH ग्रुप। तो यहाँ पर बेसिकली सीरीन OH ग्रुप जो होता है वो इस चीज़ को कट करता है। नॉर्मली एसिटाइलकोलिन को अगर हम देखें तो एसिटाइलकोलिन की स्ट्रक्चर को कट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कट तो नहीं होगा, बेसिकली जब बाइंड होगा यहाँ पर सीरीन OH ग्रुप से मेन जो साइट है, तो होगा क्या हमारे पास, कि ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम्प्लीटली बाउंड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, चिपक जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अब जहन में एक सवाल आता है कि भाई देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सीरीन के साथ लिखा हुआ दिखाई देगा आगे, सीरीन 203, ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा बुक्स में, सीरीन 203। तो 203 का मतलब क्या है भाई, देखिए 203 बेसिकली हमारे पास जो एंजाइम है ना उसकी पूरी चेन में सीरीन की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें कि एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस एंजाइम जो है एक बहुत बड़ा प्रोटीन है, एंजाइम है ना, एंजाइम किससे बना हुआ था, प्रोटीन से, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन एस्टेरेस एंजाइम फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं इसको क्या करूँ, बड़ा करूँ, बहुत बड़ी प्रोटीन की चेन है, ठीक है, क्योंकि क्या छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई, ठीक है। अब इस चेन में, इस पूरी चेन में कितने अमाइनो एसिड, तकरीबन 500 से भी ऊपर अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर सीरीन की बात करें तो सीरीन इस पूरी चेन में कहाँ होगा, आपको दिखेगा इस सीरीन पूरी चेन में 203 नंबर पर, 203 नंबर पर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सीरीन 203, ठीक है। यानी कि इसका ये सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस नंबर बता रहे हैं हम। अगर मैं बात करूँ हिस्टिडीन की, तो हिस्टिडीन की जो पोजीशन है वो है 440, ठीक है। इस तरीके से बात करूँ ग्लूटामेट की, तो ग्लूटामेट की जो पोजीशन हमारे पास है वो है 327, यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड की डिफरेंट फिक्स पोजीशन है,
ठीक है। तो उसी सीक्वेंस को जाहिर करते हैं नंबर जो लगे होते हैं आगे। अब जो हमारे पास इकोथायोफेट का स्ट्रक्चर है, वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में पढ़ा था, ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर था बेसिक, उसमें क्या तब्दीली की गई कि इकोथायोफेट बन गया, ठीक है। इकोथायोफेट में बात करें तो बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और इकोथायोफेट में क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर क्या थे, अल्कोक्सी ग्रुप थे, ऐसे थे ना, अल्कोक्सी ग्रुप थे, ऑक्सीजन के साथ अटैच था, कोई भी अल्काइल या अल्काइल ग्रुप अटैच था, यानी कि मिथाइल या इथाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है, यानी कि मैं बात करूँ C2H5 एक इथाइल ग्रुप, इस तरीके से मैं बात करूँ एक और अल्कोक्सी ग्रुप जो कि क्या है, वो भी इथाइल है, C2H5 क्या होते हैं, दो इथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इकोथायोफेट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास जो लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, लीविंग ग्रुप क्या होता है हमारे पास, वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं उस पर चार्ज जो होता है ना, जो भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जो भी लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, यानी कि क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लगाते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। बाकी जो हमारे पास लिविंग ग्रुप हमने पढ़ा, पैराथोइन पढ़ा, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके उनके पास जो लिविंग ग्रुप था वो छोटा था, जैसे कि फ्लोराइड था, नाइट्रोफिनाइल था, लेकिन इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू दैम, लिविंग ग्रुप थोड़ा बड़ा होगा, उस पर चार्ज होगा, क्वाटरनरी अमोनियम स्ट्रक्चर होगा। अब इस चार्ज होने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम बात करें जो नॉर्मल हमारे पास जो आम ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, ड्रग केमिकल थे, वो भी हमारे पास एंजाइम को ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है, वो डिफ्यूजन के ज़रिए कर रहे थे कि उनकी क्वांटिटी खून में हाई थी, तो वो आखिरकार उन्होंने एंजाइम को ब्लॉक कर ही दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इकोथायोफेट है ना, इकोथायोफेट, इसका जो लिविंग ग्रुप है, इसे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया है, इसको क्वाटरनरी अमोनियम स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ये बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह क्या करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है। एसिटाइल कोलिन में होता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्शन पैदा करता है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम की जो एक सीट है वो एनायनिक सीट है, नेगेटिव चार्ज वाली है, तो उस नेगेटिव चार्ज वाली सीट के लिए ये पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल परफेक्ट मैच का काम करेगा, यानी कि अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को और डिटेल से समझते हैं। देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ये है एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम की याद रखिएगा, दो मेन पॉकेट्स होती हैं, एक एनायनिक पॉकेट और हमारे पास क्या होती है, एक स्टीरेटिक साइट, ठीक है। तो हमारे पास जब ये इकोथायोफेट आया, ठीक है, इसके नज़दीक आया, ठीक है, इस एंजाइम के, तो इसका जो पॉजिटिव ये वाला ये है, ये फ़ौरन से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव सीट की तरफ, ठीक है, यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आके लग गया, बाउंड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो जो इसका बोल सकते हैं हम कि फॉस्फोरस एटम है ना, ये वाला फॉस्फोरस, ये बिल्कुल कहाँ आ जाएगा, इस सीरीन जो 203 हमारे पास होता है सीरेटिक साइड में, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाएगा, यानी कि उसके सामने आकर फिक्स हो जाएगा, सीरीन OH होगा और यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरस इसका, ठीक है, दोनों क्या होंगे, आमने सामने होंगे। स्टीरेटिक जो सीट है, स्टीरेटिक साइट है, उसमें जो सीरीन OH हमारे पास है, सीरीन बेसिकली अमीनो एसिड, उसका जो OH ग्रुप है, पूरी की बात नहीं करी, OH, ठीक है। अब OH में से जो O है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है हम जानते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे पास इकोथायोफेट का जो सेंट्रल फॉस्फोरस है ना, बीच वाला फॉस्फोरस, ये इसके सामने आ गया ना, तो इसको क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, कौन, ऑक्सीजन, ये बात याद रखिएगा। अब जो फॉस्फोरस था उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, अभी 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 5 बॉन्ड तो रख नहीं सकते, ये क्या करेगा, एक जो कमज़ोर बॉन्ड होगा उसको क्या कर देगा, आराम से निकाल देगा, ठीक है। जैसे बात की थी हमने कि ये दो तो आराम से नहीं निकल सकते, ये लिविंग ग्रुप आराम से निकल सकता है, इसको क्या कर देगा, ये अपने से दूर कर देगा, ठीक है। तो इसका जो वीक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो जो कि क्वाटरनरी अमोनियम स्ट्रक्चर्स को क्या कर देगा, लीव कर देगा, बेसिकली सल्फर कंटेनिंग होता है, इसमें सल्फर भी आपको दिखेगा, इकोथायोफेट के स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा आपको, सल्फर दिखेगा, ठीक है। ये इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बॉन्ड भी 4 हैं, सही है। अब फर्ज करें ये लिविंग ग्रुप यहाँ नहीं है, लिविंग ग्रुप क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। सीरीन 203 का जो हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन था, ठीक है, इसका ऑक्सीजन, और जो था हमारे पास इकोथायोफेट का फॉस्फोरस एटम था, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इसके अलग होते ही क्या कर लिया, आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस वक्त जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेस एंजाइम है वो कम्प्लीटली तो ब्लॉक हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी तक इसकी एजिंग नहीं हुई, यानी कि एजिंग का मतलब क्या है, डी अल्काइलेशन नहीं हुई, इसके जो अल्काइल ग्रुप थे इसके पास ही है, इसके जो इथाइल ग्रुप थे, ये एक इथाइल ग्रुप, ये एक इथाइल ग्रुप, अभी तक इसके पास है, ठीक है। तो अभी तक अगर हम इस वक्त क्या करते हैं, इस वक्त जो हमारे पास ट्राइलिडॉक्सिन थी, जो एंटीडोट थी, अगर वो दे दें तो काम कर जाएगी, ठीक है। लेकिन जब एक बार डी अल्काइलेशन हो गई तब देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब जो बॉन्ड होगा वो और भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा।
आपके यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद फिगर 4.10, ठीक है। हम इस फिगर को देख लेते हैं। देखें इस फिगर में कुछ खास नहीं है, हम इसको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, और डिटेल से डिस्कस किया, यहाँ पर इतना डिटेल में बताया भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब आगे लिखा है हमारे पास कि वंस दिस अकर्स द एंजाइम इज परमानेंटली इनएक्टिवेटेड एंड रीस्टोरेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम एक्टिविटी रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल। यानी कि एक बार एंजाइम की अल्काइलेशन हो गई, बॉन्ड जो था वो मज़ीद मजबूत बन गया, तो हमारे पास जो एंजाइम है वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बॉडी को नॉर्मल होना है, जाहिर सी बात है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से नए एंजाइम बनाने पड़ेंगे शुरू से, स्टार्टिंग से, जिसमें बहुत दिन लगते हैं या फिर हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब ये जहन में सोचें कि एसिटाइलकोलिन जो स्टीरेस एंजाइम है आखिर बॉडी में बनता कैसे है भाई, ये सवाल जहन में आ सकता है इस सेंटेंस को पढ़ के। एक और सवाल ये भी आ सकता है भाई कि जो पुराना हमारे पास जो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है, क्योंकि उसको क्या कर चुका है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग था, केमिकल था, वो आप पूरा बॉन्ड कर चुका है, बाइंड कर चुका है। तो वो जो पुराना हमारे पास एंजाइम है वो बॉडी से आखिर निकलेगा कैसे, कितने टाइम बाद डिस्ट्रॉय होगा, इन दो सवालों का जवाब यहाँ पर आपके जहन में आ सकता है। ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पर हम जानते हैं क्या होगा, स्पेसिफिक जीन एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम का जीन होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये मैं हर सेल की बात नहीं करी, क्योंकि हर सेल में एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम नहीं बनता, ये बॉडी में स्पेसिफिक जगह पर बनेगा, हम समझेंगे कौन सी जगह बनेगा, ठीक है। अभी से भी याद रखें कि सेल के अंदर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए में ही स्पेसिफिक जीन है एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम की जीन, ठीक है। अब डीएनए हमारे पास सिग्नल जब मिलेगा, सिग्नल के रिजल्ट में क्या होगा, डीएनए से क्या बनेगा हमारे पास, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनेगा ना, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, जो मैसेंजर आरएनए होगा एक बार बन गया तो क्या होगा, हमारे पास ये न्यूक्लियस से निकल से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, और कहाँ जाएगा हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो एक एक अमाइनो एसिड होगा हमारे पास, जो एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम के स्पेशल में अमाइनो एसिड होते हैं फिक्स पोजीशन में, जैसे कि हमने देखा कि 23rd पोजीशन पे क्या था, सीरीन था, इस तरीके से जगह थी 27 पे क्या था, ग्लूटामेट था, 440 पे कौन था, हिस्टिडीन था, ठीक है। तो पेप्टाइड की चेन्स होती है ना, फोल्ड होकर सही तरीके से 3D एक्टिव शेप में बना देगी, यानी कि एनायनिक साइड बनेगी, एक बनेगी स्टीरेटिक साइड बनेगी, प्रॉपर तरीके जैसे होता है वैसा बन जाएगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी अपैरेटस है वो इसे क्या करेंगे, फाइनल शेप देंगे, फाइनल शेप देकर फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम जो है वो बॉडी की हर सेल में कभी भी नहीं बनता, ये हम बात करें स्पेसिफिकली दो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में बनता है, दो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स के न्यूक्लियस में बनता है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये देखें, एक मैं बता रही हूँ, एक जगह कहाँ पर होगा मेरे पास, फ़र्ज़ करें ये नर्व है, ये नर्व सेल है और ये नर्व सेल है, बीच में क्या होगा, क्या लगा, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो नर्व जंक्शन है, यानी कि जो साइनेप्स पर आपको जो मिलता है एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम मिलता है ना, ठीक है, ऐसा ही होता है, मिलता है, ठीक है। तो वो कहाँ बन रहा होता है बेसिकली भाई, वो इन न्यूरॉन के अंदर बन रहा होगा, वो इन न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, जो मेन सेल बॉडी कहलाती है हमारे पास, उसके अंदर बन रहा होगा, ठीक है। अब न्यूरॉन के अंदर जाते हैं, इसके यहाँ सेल बॉडी में ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, तो वहाँ पर बन रहा होगा न्यूक्लियस के डीएनए में, जैसे पूरा प्रोसेस किया वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। तो फिर जब बन गया एक बार, तो ये एक्सॉन के ज़रिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रांसपोर्ट में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब दूसरी जगह मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मसल सेल है, ठीक है, ये नर्व सेल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहेंगे, क्योंकि नर्व्स और मसल क्या हो रहा है आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिखता है एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम, वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे पास जो मसल सेल्स होता है ना, मसल सेल के अपने न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं मायो न्यूक्लियर, ठीक है, इसके अंदर बनता है, और फिर यहीं पर लोकल सरफेस इसकी यहाँ पर क्या कर जाएगा, इम्बीट कर जाएगा, इसको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि जो एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम है वो हर आपको न्यूक्लियस में नहीं बनता हुआ दिखाई दे। अब तीसरी जो कि बहुत अहम जगह जो कि पता होनी चाहिए वो है रेड ब्लड सेल। देखिए एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम जो हमारे पास है, न्यूरॉन और मसल्स के अलावा हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन, मेरे पास ये रेड ब्लड सेल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, चिपका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक एसिटाइलकोलिन स्टीरेस एंजाइम, या फिर हम बोलते हैं ट्रू कोलिनेस्टेरेस। दोनों बातें सही हैं, ठीक है, इसके लिए दो नाम इसके हैं, ठीक है। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है हमारा, उसके मामले में हमारे पास एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है। क्या मतलब, देखिए इस बात का मतलब ये हुआ कि जब रेड ब्लड सेल जो आरबीसी हमारे पास है ये मेच्योर होगा एक बार, ठीक है। हम जानते हैं जब मेच्योर होते हैं तो इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, हम ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो मतलब क्या, डीएनए भी नहीं होगा,
डीएनए नहीं होगा तो मतलब क्या, राइबोसोम्स भी नहीं होंगे, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बात है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ऐसा ही होगा ना, दोबारा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो एक बार जब ऑर्गेनोफॉस्फेट ने क्या किया, आरबीसी के एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ये पूरी ज़िंदगी क्या रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे, ठीक है, जब तक कि नया आरबीसी नहीं बन जाता, ठीक है। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ टाइम होती है वो, यानी कि आरबीसी की भी ज़िंदगी होती है, ठीक है। जब तक आरबीसी की ज़िंदगी तब तक हमारे पास ये एंजाइम क्या है, ब्लॉक्ड है। अब इसके बाद देखते हैं अपने दूसरे सवाल के जवाब को कि आखिर एंजाइम बॉडी में इसको दोबारा ख़त्म कैसे किया जाएगा, क्योंकि बेकार हो चुका है फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है, और ये क्या हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम है, 4 एंजाइम है, ठीक है। मेरे पास ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोटीन घूम रहे होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, वो हर वक्त चेक कर रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन सही है, क्योंकि एंजाइम में तो क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन ही है ना, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर चेपेरॉन्स, ठीक है। ये 24 आवर्स घूम के चेक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर कोई ख़राबी फ़ौरन से क्या कर लेंगे, टैग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको पहचान लेंगे, और पूरा एक प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, और आखिरकार के रिजल्ट में क्या होता है, टैग करते हैं, यानी कि इसको क्या कर देंगे, इस पर स्पेसिफिक टैग कर देंगे, ये एंजाइम ख़राब था, इस पर टैग कर दिया गया, ख़राब था, टैग कर दिया गया, इस पर कोई चीज़ टैग कर दी गई। फिर एक बार टैगिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है, अब फर्स्ट कीजिएगा मेरे पास ये नर्व जंक्शन है, ठीक है, मेरे पास यानी कि एक नर्व सेल ये है और एक नर्व सेल ये है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम होते हैं ना, उसी की बात करें हम, ठीक है। तो यानी कि जिसको हम बोलते हैं, हम इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बेसिकली नर्व जंक्शन या साइनेप्टिक क्लेफ्ट दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम थे वो क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उन पर टैगिंग भी हो चुकी है, ठीक है। अब टैगिंग होने के बाद क्या होगा, जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन जो होगी, ये क्या होगी हमारे पास, ये वो क्या होगी, अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू होगी, अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्या बनाएगी, छोटी सी पॉकेट बनाएगी, वेजिकल थैली बनाएगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो थैली है हमारे पास, इस डैमेज एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को क्या करेगी, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की सरफेस से क्या करेगी, बिल्कुल वहाँ से हम बोल सकते हैं स्क्रैच आउट कर देगी, करके क्या करेगी, जो बॉडी है हमारे पास नर्व सेल की मेन बॉडी जो कि सोमा है वहाँ तक ले जाएगी, जो साइटोप्लाज्म है यानी कि वहाँ तक उसको खींच कर ले जाएगी। फिर वहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद सेल क्या करेगा, हमारे पास जो इस डेड एंजाइम को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 स्पेशलाइज मशीनरीज यूज़ करेगा। एक तो हमारे पास है प्रोटियासोम्स, PROTEASOMES, ये सिलेंड्रिकल शेप के हमारे पास होते हैं, ठीक है, मशीन्स होती हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती हैं। जब एक बार जब यहाँ से गुजरेगा हमारे पास जो टैग्ड एंजाइम है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसको क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। और सेकंड हमारे पास चीज़ है लाइसोसोम, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है ये एसिड से भरे हुए सेलुलर बैग्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, हमारे पास कैथेप्सिन होता है, प्रोटीएसिस होता है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। अब जो टैग्ड हुआ एंजाइम आया था वो लाइसोसोम का क्या हो जाएगा, फ्यूज़ जाएगा, यानी कि आके चिपक जाएगा। जब एक बार फ्यूज़ हो गया तो एसिडिक पीएच और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इसके पास हैं, वो क्या करेंगे, इस एजिड एंजाइम को क्या कर देंगे, इस एजिड एंजाइम को एक एक एटम में तोड़ देंगे, यानी कि जो एक एक एटम तो नहीं बोल सकते, एक एक अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन से बना था ना, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, तो एक एक अमाइनो एसिड में, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और बॉडी इन फ्री अमाइनो एसिड को दोबारा यूज़ करेगी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम बनाने। अब जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है 12 से 24 घंटे होती है, ठीक है। देखिए जैसे पढ़ा हमने कि ये कोई एक आम सिंपल केमिकल तो है नहीं, ठीक है, इसमें बेसिकली 500 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, इसका एक अपना हैवी सा 3D मॉलिक्यूलर शेप है, ठीक है। तो सेल में मेम्ब्रेन पर इसे लाना, इसकी क्वालिटी वगैरह हर चीज़ सही होनी चाहिए, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, तकरीबन 12 से 24 घंटे लगते हैं, यानी कि इसकी हाफ लाइफ है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पास हमारे सेल्स हैं वो डेली सिर्फ 2 से 4% क्या कर रहे होते हैं, पुराने एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को रिप्लेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंडीशन हो चुकी है, हमारे पास पॉइजनिंग हो चुकी है, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो चुकी है, उसमें हमारे पास जो एंजाइम्स है 90% से ज़्यादा एंजाइम, 90% से भी ज़्यादा एंजाइम क्या हो चुके हैं, एक साथ डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में एक मैसिव क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक अजीब सिचुएशन है। पहले जो वर्कलोड 2 से 4% था, अब वर्कलोड क्या हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है।
अब क्योंकि हमारे पास जो क्लीनिंग कैपेसिटी है बॉडी की वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल लो हो चुकी है, बहुत सारी एंजाइम बेकार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई हो, वो कंटिन्यूसली क्या रहता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में रहता है, यानी कि उसको उसके मसल्स फैस्कुलेशन हो रही होगी, पैरालिसिस वगैरह, ठीक है, एक्सेसिव सिक्रीशन वगैरह हो रही होगी, ठीक है, जब तक कि हमारे पास जो बॉडी है नॉर्मल एसिटाइल कोलिन स्टेरॉइड एंजाइम बनाना ले, ठीक है। और उसमें बहुत टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है, इसमें हफ्ते लग सकते हैं। हम इसमें जो ये बातें लिखी हुई हैं हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऊपर डिस्कस कर लिया हमने, कोई इसमें कोई खास बात नहीं लिखी है, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट राइटिंग है एक्शंस, यानी कि ड्रग क्या क्या काम करिए। एक्शंस इंक्लूड जनरलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, पैरालिसिस ऑफ मोटर फंक्शन कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड कन्वर्जन। यानी कि हमारे पास क्या हो चुका है, बॉडी में हर तरफ क्या एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। एसिटाइल कोलिन स्टेरॉइड एंजाइम ब्लॉक है तो एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, है ना, यही हुआ ना। एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, और एसिटाइल कोलिन लगता है किन दो रिसेप्टर पे, मस्करानिक पे, निकोटीनिक पे, ठीक है। तो इन दो रिसेप्टर की जो हमारे पास बोल सकते हैं वर्किंग थी वो क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। ऐसा ही होगा, निकोटीनिक कहाँ होते हैं, मसल्स पे, ठीक है। अगर एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी हाई है, जाहिर सी बात है हाई है, तो इसमें क्या होगा, मसल्स पहले फड़फड़ाएंगे, ट्विचिंग होगी, फिर क्या हो जाएगा, एक पैरालाइज हो जाएंगे। तो मसल्स क्या हो गया, पैरालाइज, क्योंकि मसल्स क्या है, बॉडी में एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी हाई है, ठीक है। मसल्स क्या हो गया, पैरालाइज। इस तरीके से हम बात करें, मस्कुलारिक सेंटर कहाँ होता है, बॉडी के ऑर्गन्स पर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, बेसिकली जैसे कि बात करें, सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सांस लेने मुश्किल हो रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और दिमाग में भी क्या है, बस एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी हाई है, क्योंकि पूरी बॉडी में हरकत हुई है, ठीक है। तो हमारे पास दिमाग में हाई एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या होगी, कन्वर्जेंसी, यानी कि बंदे को क्या पड़ेंगे, झटके पड़ेंगे। देखिए इसके एक्शन में क्या लिखा हुआ है कि इसको हम ग्लोकोमा के इलाज में यूज़ करते हैं। तो हमारे जहन में एक सवाल आता है, जब हमने पढ़ा कि फाइजोस्टिगमिन, न्यूस्टिगमिन, फिलोकार्पिन हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि ग्लोकोमा में यूज़ हो रही हैं, तो इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है। देखिए बेसिकली वो जो ड्रग्स हैं हमारे पास, उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, काम करने का दौरानिया वो शॉर्ट था, ठीक है, यानी कि दिन में 2 बार, किसी ड्रग को 3 बार लेना पड़ा है। लेकिन ये जो ड्रग है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग होता है, दिन हो सकता है, दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक हो सकता है, 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि एंजाइम क्यों क्या कर रहा है, ये परमानेंटली ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ना होने के बराबर यूज़ होता है। क्यों, अभी आगे पढ़ेंगे कि इसके इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ ना होने के बराबर होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होती है इसमें क्या होता है, आप बाकी ड्रग्स होती हैं, बाकी ड्रग्स फेल हो जाती हैं, यानी कि फाइजोस्टिगमिन, न्यूस्टिगमिन, पिलोकार्पिन वगैरह काम नहीं कर पा रही ग्लोकोमा में, ठीक है। तो फिर हम इस ड्रग को यूज़ करना मजबूरी होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कुछ केसेस होते हैं जिसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक केसेस में क्या है, जो ट्रेबिकुलर मैश करके वो बहुत सख्त हो चुका है, ठीक है। इन ड्रग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ड्रग भी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं सीनियर मसल्स की, लेकिन इतनी शदीद तरीके से नहीं करवा रहे। जब हमारे पास ये इकोथाइरोइड ड्रग इस्तेमाल की गई तो इसने क्या किया, इसने तो एसिटाइल कोलिन स्टेरॉइड एंजाइम को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी क्या हो गई, मैसिव हद तक क्या हो गई, आँख में हाई हो गई, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, सीनियर मसल जो होंगे वो इंटेंस तरीके से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो कि शदीद होगी। जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क होगा उस पर बहुत क्या पड़ेगा, बहुत पावरफुल असर पड़ेगा, उससे बहुत पावरफुल मैकेनिकल उसको बोल सकते ताकत से क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सीनियर मसल्स क्या है, ट्रेबिकुलर मैश वर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा हमारे पास इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, देखें। तो फिर होता क्या है, जो ट्रेबिकुलर मैश वर्क होंगे उनके जो पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल वाज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत फोर्सफुली क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिर इसको यूज़ करते हैं कुछ कंडीशंस में, ठीक है। देखिए इकोथायोफेट हमारे पास जो है क्वाटरनरी अमाइन है, क्वाटरनरी अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम कंपाउंड है, यानी कि हमारे पास ये आयनाइज होने की वजह से, ये हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये हमारे पास ये लिपिड मेम्ब्रेन को और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। हमारे पास कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जो CNS में यानी कि जो दिमाग में टॉक्सिसिटी हो सकती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है, बहुत ही कम होती हैं। जबकि अगर लिपिड सॉल्युबल हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट होगी तो सोच लें कितनी टॉक्सिसिटीज हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई हमने अभी तो पढ़ा था कि इकोथायोफेट के यूज़ से क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहे थे, ठीक है, ऐसा ही था इसकी वो टॉक्सिसिटी से, ओवरडोज से। तो भाई हमारे पास जो इकोथायोफेट है इससे हो क्यों रहा है कन्वर्जन, ये भी समझे ना पहले। देखिए हमारे पास प्राइमरी रीज़न क्या है, अगर हम बात करें कि इकोथायोफेट या किसी भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें कि उसकी जो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है, सबसे पहले किसको मुतासर करेगी, किसको मुतासर करेगी, हमारे बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको मुतासर करेगी ना, बाकी यानी कि बॉडी के पेरिफेरी एरिया को, ब्रेन के अलावा, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल सोचें कि जो सांस की नालियाँ थी वो क्या हो गई, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रही है, वो जो हमारे पास सिक्रीशन बन रही थी म्यूकस वगैरह वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से बात करें जो हमारे पास डायफ्राग्राम पैरालिसिस हो गया, निकोटीनिक रिसेप्टर क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, ओवर स्टिमुलेट हो गए,
सांस लेना मुश्किल हो रही है, डायफ्राम क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। जब मरीज सांस नहीं ले पा रहा और दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पर जो सांस गिरानी है कॉन्स्टेंट है, मरीज सांस नहीं ले पा रहा और दिमाग को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से यानी कि हाइपॉक्सिया की वजह से दिमाग में क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपॉक्सिक कन्वर्जन। हाइपॉक्सिक कन्वर्जन इस केस में झटके जो होते हैं वो ड्रग के दिमाग में जाने से नहीं लग रहे बल्कि सांस रुकने से आ रहे हैं। ये तो हो गया भाई प्राइमरी रीज़न। सेकेंडरी रीज़न ये हो सकता है कि नॉर्मली अगर हम बात करें इकोथायरॉइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि पानी को पसंद करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, लिपिड सॉल्युबल है यानी कि फैट को पसंद करती है, तो इसलिए हल्की फुल्की यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर क्रॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोथायरॉइड की डोज को बहुत हाई कर दें तो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो इजीली क्रॉस कर लेगी, ठीक है, और पेनिट्रेट कर जाएगी, दिमाग तक पहुंच जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, दिमाग में एसिटाइलकोलिन जब क्वांटिटी हाई होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो सीजर आ सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब जब हमारे पास फॉर एग्जांपल सोचिए कि इकोथायरॉइड की क्या हो गई हमारे पास, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, एट्रोपिन या प्रालिटॉक्सिन को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, अभी एजिंग नहीं हुई, मेरे सवाल गौर से सुन लें, ठीक है, अभी एजिंग नहीं हुई, किसको यूज़ करेंगे, एट्रोपिन को या प्रालिटॉक्सिन को, ठीक है। एट्रोपिन हमारे पास क्या करती है, देखें एट्रोपिन जो हमारे पास है ये क्या, एक मस्कुलानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि मस्कुलानिक रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक करती है, वहाँ जाके खुद लग जाएगी, मस्कुलानिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रालिटॉक्सिन की, तो प्रालिटॉक्सिन क्या करता है हमारे पास, ये एसिटाइल कोलिन स्टीरेज एंजाइम रिएक्टिवेटर है, यानी कि एंजाइम को क्या करवाता है, फ्री करवाता है, ठीक है। जबकि ये क्या करिए, मस्कुलानिक बैटरी, दोनों में फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क, यानी कि जो प्रालिटॉक्सिन ड्रग है हमारे पास, ये एंजाइम और हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ठीक है, अभी वो एजिंग नहीं हुई, अभी मिथाइल ग्रुप हटे नहीं, अभी लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि प्रालिटॉक्सिन दे रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम और हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसको क्या कर देगी, तोड़ देगी, ठीक है, एंजाइम को क्या करवाएगी, दोबारा आज़ाद करवाएगी, ठीक है। वंस एजिंग अकर, कोवेलेंट बॉन्ड परमानेंट हो गया, अब प्रालिटॉक्सिन क्या नहीं कर सकती, एंजाइम को दोबारा फ्री नहीं करवा सकती, एंजाइम को दोबारा आज़ाद नहीं करवा सकती, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रालिटॉक्सिन को हर हाल में एजिंग से पहले देना होगा, ठीक है, वरना वो बेअसर हो जाएगी। इस तरीके से बात करें एट्रोपिन की, एट्रोपिन क्या करती है, रिसेप्टर लेवल पर काम करती है, एट्रोपिन एंजाइम को आज़ाद नहीं करवा रही, इसलिए क्या करते हैं, इस पर एजिंग को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन टॉक्सिसिटी के इलाज में अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई तो एट्रोपिन और प्रालिटॉक्सिन दोनों को क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है थेरापेटिक यूजेस, यानी कि इसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। एन अप्थॉल्मिक सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग इज अप्लाइड टॉपिकली टू द आई फॉर द क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ द ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है, जिसके बाद की ये फर्स्ट चॉइस नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अगर बाकी ड्रग्स काम नहीं करे तब इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि बात की मैंने इकोथायरॉइड एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर है। अब आँख में जब ड्रॉप डालते हैं हम, ठीक है, तो बेसिकली दो कंडीशन होती है जिनमें यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन होती है हमारे पास क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा और एक और दूसरी होती है। पहले हम पढ़ते हैं कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाइकोमा में ये करता क्या है। देखें, अगर हम बात करें ओपन एंगल ग्लाइकोमा जो होता है एक क्रोनिक कंडीशन होती है, यानी कि एक बढ़ने वाली बीमारी जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं दिनों में सही नहीं होगी, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। हमारे पास जो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ड्रेनेज हमारे पास सिस्टम है, यानी कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो होता है वो हमारे पास जो होता है अंदर से स्लोली क्या होगा, थोड़ा सा जाम होगा, क्लॉग होगा, ठीक है, जिससे क्या होता है आँख के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ रहा होता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इकोथायरॉइड दे के क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन इस सीरियस नर्व को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सीलिंग मसल्स होंगे और हमारे पास जो बेसिकली आयरस है, आयरस के पास जो इंडोजीनस एसिटाइल कोलिन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट बात करूँ कि आँख के अंदर क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेगी, ये इंटेंस तरीके से यानी कि बहुत ही शिद्दत से क्या करेगी, हमारे पास उस सीलिंग मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। जब सीलिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास, तो हमारे पास सीलिंग मसल जो होते हैं हम जानते हैं कि एनाटॉमिकल लेवल पर अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो होते हैं स्क्लेरल स्पर से अटैच होते हैं, स्क्लेरल स्पर, ठीक है, स्केलर स्पर से अटैच्ड होंगे और ये जो हमारे पास डायरेक्ट ये अटैच्ड होती है हमारे पास ट्रेबिकुलर मैशवर्क से, यानी कि इनडायरेक्टली सीलिंग मसल्स किससे अटैच्ड हैं, ट्रेबिकुलर मैशवर्क से। जब सीलिंग मसल्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो होंगे ये थोड़ा खिंच जाएंगे। जब खिंच जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनके जो पोर्ट्स थे, जो सुराख थे, वो वाजे हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ड्रेनेज पाथवे था वो आँख का वो खुल जाएगा, यानी कि एक्वस ह्यूमर जो था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब वो बेसिकली जो ड्रेनेज था वो यानी कि जैसे नॉर्मली हो रहा था वैसा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन शॉर्ट बात करो। दूसरी कंडीशन हमारे पास है हाइपरोपिया।
यानी कि जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें तो उनको करीब की चीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग काम आती है। ये क्या करेगी, हम जानते हैं बेसिकली जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, मसल आगे सीरे मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास, और जो लेंस होगा आगे की तरफ बल्ज होगा, तो जो आँख होगी वो करीब की चीज़ देखने के लिए क्या हो जाएगी, अकोमोडेट हो जाएगी। ठीक है, तो उनमें ये फ़ायदेमंद होती है, हम बोल सकते हैं। अगली लाइन में कहा जा रहा है कि इकोथायरॉइड इज नॉट अ फर्स्ट लाइन एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। इसका मतलब यह है कि इकोथायरॉइड को कभी भी फर्स्ट चॉइस ड्रग कंसीडर नहीं करेंगे। पहले ऑप्शन क्या होते हैं हमारे पास, जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं। अगर ये सब ड्रग्स काम नहीं करें तो ही इकोथायरॉइड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये सारी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स फेल हो जाएँ तो हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इकोथायरॉइड जो होता है कि यूज़ को अगर हम बेसिकली रोकने की सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि ये जो होता है हमारे पास हमारे आँख जिसको हम बोलते हैं आँख का मोतिया कहते हैं, बेसिकली ये कॉज करता है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो ये जो आई लेंस का अपना नेचुरल मेटाबॉलिज्म वगैरह हो रहा है, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब करता है। इससे लेंस जो होता है लेंस धुंधला हो जाएगा। जब हम जानते हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, इसके इस्तेमाल से क्या हो जाएगा, लेंस आखिरकार धुंधला हो जाएगा। ठीक है, धुंधला हो जाएगा तो हमारी अब खुद सोचने क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं उर्दू में तो बोलते हैं कि मोतिया, और उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जो ये मरीज़ होगा जो कि ग्लोकोमा के इलाज में इकोथायरॉइड यूज़ करें, उसकी आँख में बहुत शदीद दर्द होगा और ब्लड विजन रहेगी। ब्लड विजन क्यों रहेगी भाई, क्योंकि हमारे पास जो उसकी आँख है वो क्या हो चुकी है, अकोमोडेट हो चुकी है करीब से देखने के लिए। उसके लेंस क्या है, वो आगे की तरफ बल्ज ही है। ठीक है, तो इसलिए दूर की चीज़ों को धुंधली नजर आएंगी। ठीक है, दर्द क्यों होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शदीद तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है अंदर।